महोदय जवाब मिला है, संतोषजनक नहीं है महोदय। मेरा मांग था अतिरिक्त कमरा निर्माण कराने का महोदय, मध्य विद्यालय निवाजगढ़ का, लेकिन जो जवाब मिला है महोदय उसमें बताया गया कि भूमि उपलब्ध नहीं है। लेकिन जो जानकारी है महोदय उसमें विद्यालय के नाम से 40 डिसमिल भूमि उपलब्ध है महोदय, जहाँ अतिरिक्त कमरा का निर्माण कराया जा सकता है। मात्र 2 कमरा में क्लास 1 to 8 का स्कूल चल रहा है महोदय, और उसमें शिक्षकों की भी कमी है महोदय। कक्षा क्लास 1 to 6 के लिए 7 शिक्षक है महोदय, और 6 to 8 के लिए एक भी शिक्षक नहीं है महोदय। और जो जवाब में बताया गया है महोदय कि पहले से 1 शिक्षक थे और 2 शिक्षक को ऑथराइज किया गया, लेकिन अभी तक ऐसा कहीं कुछ हुआ नहीं है महोदय। मेरा मांग है कि शिक्षक को पदस्थापित किया जाए एवं अतिरिक्त कमरा जो भूमि उपलब्ध है वहाँ निर्माण कराया जाए महोदय। सभापति महोदय, मैंने स्पष्ट रूप से लिखा कि अतिरिक्त वर्ग कक्ष के निर्माण हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। तो हमने ये नहीं कहा है कि अतिरिक्त कमरे नहीं बनाए जाएंगे, उसका तो हमने स्वीकार किया। मेरी बात, अतिरिक्त कमरे जरूरत पड़ेगा G+ ऊपर भी जा सकते हैं। उसके लिए जहाँ तक शिक्षकों का है, डेपुटेशन किया गया, अगर वो वास्तव में ज्वाइन नहीं किए तो हम उनको आज ही दिखवा करके और सुनिश्चित करेंगे कि वहाँ शिक्षकों की कमी नहीं। ठीक। माननीय सदस्य डॉक्टर मदन मोहन झा उतरा है ना? हेलो, नहीं पढ़ चुके हैं। यहाँ जो देखिए, क्या यह बात सही है कि माध्यमिक विद्यालय से उत्क्रमित सैकड़ों अनेकों विद्यालय में जहाँ की उसको उत्क्रमित किया गया है, वहाँ मध्य विद्यालय भी है जहाँ ऐसे सरकार ने स्वीकार किया है, जो उनको कई विद्यालय में परमिशन दे चुके हैं। हैं? चार 453 सॉरी मिथिला शोध संस्थान में आज तक अनेकों कर्मचारी या पदाधिकारी का पोस्टिंग नहीं किया गया है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि कब तक पोस्टिंग कर दिया जाएगा। विजेंद्र बाबू बोलना। वीरेंद्र बाबू। सभापति जी, किसी समाज राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है उसका सांस्कृतिक पक्ष। ये मिथिला शोध संस्थान की बात कह रहे हैं, वहाँ आपके यहाँ की बिहार राष्ट्र भाषा परिषद, एन सिन्हा इंस्टीट्यूट, KP जायसवाल इंस्टीट्यूट, सारी भाषाई अकादमियाँ, ये सारी मृत प्राय हैं। और कम से कम इसमें की बहुत सी संस्थाएं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की थी। मैं माननीय सभापति जी के माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि समय सीमा के अंतर्गत इन संस्थाओं को जीवंत करने की कोशिश करें, नहीं तो केवल राष्ट्र राज्य का आधिपत्य रहेगा और जो सभ्यतागत जो पुरानी परंपरा है ज्ञान की, वो मर जाएगी। बोलने दिया जाए। जय पांडुलिपि के बाबा विद्यापति के हाथ से लिखल ये चलिए पांडुलिपि, वो सब ओहिठाम से गायब भ रहल छै। और मिथिला लिपि जकर अपन व्याकरण छै, जहिठाम से लोग शोध करे चला, ज्ञान प्राप्त करे चला, कतेक लोग माने IAS IPS RIR RS के वही शिक्षा को प्राप्त करे छै। और ओहिठाम अहिना एहिठाम कबरा घाट हो 108 के हो जे पंजी व्यवस्था जे हमरा सबके हो छला, जे मैथिल ब्राह्मण के जे पंजी व्यवस्था सब समाप्त भ रहल छै। ताई हम आदरणीय मदन मोहन झा जी के जे विचार रहलखिन है, निश्चित रूपेण और वीरेंद्र बाबू कहलन है जे हमर सभ्यता संस्कार नहीं बाँचत, आर्यभट्ट बिला गेला, विद्यापति बिला गेला, तो हम ककरा कहला आर्यभट्ट जी की चर्चा करी? आर्यभट्ट खगोल और कुछ बाकी हो तो चर्चा नहीं हमरा एहि बात के। हाँ चलिए, हाँ सवाल बोलिए। नहीं मेरा कहना यह है कि माननीय मंत्री जी का उत्तर मैंने देखा और मिथिला शोध संस्थान में भी 2 बार गया हूं।
तो आपका उत्तर बहुत ही सराहनीय है कि आपने कहा कि 48 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री जी के विजिट के बाद वहां दिया गया है, भवनें बन रही हैं, लेकिन दुखद पहलू ये है कि वहां एक भी शिक्षक नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, स्टाफ नहीं है। तो ये बड़ा परस्पर विरोधाभासी लगता है। अगर आप शोध संस्थान को बचाना चाहते हैं तो इमीडिएट वहां पर नियुक्तियां की जाएं। स्पेशल अगर इसका प्रोविजन लेना हो, आप तो सरकार ही हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, तो ये संस्थान तब बच पाएगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण पांडुलिपियां वहां रखी हुई हैं और ये मिथिला के गौरव से ये जुड़ा हुआ है महोदय। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्यों की बातों को हम गौर से सुन रहे थे और सरकार भी इससे बिल्कुल इस बात को मानती है कि जो हमें धरोहर में जो ऐसी संस्थाएं मिली हैं वहाँ पांडुलिपियाँ हैं। उसी तरह मैं खुद गया था एन सिन्हा इंस्टीट्यूट का में, और केपी जायसवाल इंस्टीट्यूट को अब हम लोगों ने कला संस्कृति विभाग में ट्रांसफ़र कर दिया है, जिसका जिक्र हो रहा था। एन सिन्हा इंस्टीट्यूट में खुद गया था, तो कोई विरोधाभास नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे तो इसके बाद हम लोगों ने वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, आधारभूत संरचना के लिए पैसे दिए, जिसका जिक्र हमने 48 करोड़ किया है। लेकिन साथ ही साथ हम लोगों ने गहरा अध्ययन किया है विभाग में कि ऐसे जो भी भाषीय अकेडमीज़ हैं उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं, ये बात सही है। इसी वजह से उसको एकीकृत करके, उसको एक डायरेक्टरेट के अंदर करके और एक सर्च, अच्छे लोग उसमें उसको हेड करें। इसलिए हम लोग एक सर्च कमेटी अच्छे लोगों की बना करके, जो अगर आप मिथिला पांडुलिपि को और वहाँ के संरक्षण चाहते हैं, बढ़ावा देना चाहते हैं, शोध चाहते हैं, तो उस लायक भी वहाँ पर व्यक्ति होना चाहिए। ऐसे जो उसके लायक हों, जो एन सिन्हा इंस्टीट्यूट के लायक हों, जहाँ रिसर्च होता है, और इस तरह जो कि संस्थाएं हैं, तो उस पर काम चल रहा है। हम लोगों ने अपना प्रस्ताव भेज दिया, शीघ्र ही कैबिनेट में आ जाएगा। और हम समझते हैं कि इसी फाइनेंशियल ईयर में हम लोग कोशिश करेंगे कि सर्च कमेटी बना दें, ताकि सबसे पहले आप किसी भी तरीके का क्लरिकल लेवल पर ऑन आप अगर वहाँ पदस्थापन कर देते हैं, और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जिसका जिक्र नहीं हुआ, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को एक सर्टेन ऑटोनमी और पैसों के साथ वहाँ रहना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों हम लोग प्रावधान करेंगे। जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है उस जगह के या अन्य जगहों पर जहाँ पर भाषाई अकादमी के रहेंगे, वो उस लायक रहें, उनमें वो क्वालिफिकेशन रहे, गुणवत्ता रहे, और उनके अनुसार भी हम लोग काम करेंगे और उनको सर्टेन फाइनेंशियल ऑटोनमी भी देंगे कि वो शोध संस्थान एक नेशनल लेवल तक आ सके। लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। रातों रात जो संस्थाएं नीचे चली आई हैं उनको ऊपर लाने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन सरकार जो भी व्यवहारिक बातें हैं उसको हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर से शुरू किया। उसी तरह बताना चाहेंगे कि एन सिन्हा इंस्टीट्यूट में भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, उसको हम लोगों ने वहाँ भी पैसे दिए हैं और उसमें भी काम लग गया है। यहाँ भी वो पैरेलल एक्टिविटी है, समानांतर होगी का इंफ्रास्ट्रक्चर का भी काम होगा। साथ ही साथ हम लोग सर्च कमेटी, एक बार कैबिनेट हो जाता है तो उसको सर्च कमेटी बना करके हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के लिए भी इनवाइट करेंगे उस तरह के लोगों को। उसी में से हम लोग पिकअप करके हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन कम से कम 2-3 साल के लिए रखेंगे, ताकि उन जगहों का राष्ट्रीय मैप पर वो जगह आ जाए एक रिसर्च सेंटर के रूप में। तो हम लोग इससे बिल्कुल भली बातें अवगत भी हैं और उसमें सारा काम हम लोग कर रहे हैं। ये हायर एजुकेशन के तहत आता है महोदय। धन्यवाद। ठीक। माननीय सदस्य प्रोफेसर संजय कुमार सिंह। कि राज्य के अध्यापक शिक्षण संस्थाओं में जुलाई 13 से लगातार 8-9 वर्षों से नियुक्ति के बाद वह नियमित सेवा दे रहे हैं और उसके बावजूद आज तक उनकी प्रोन्नति नहीं की गई है। तो विभाग ने जवाब दिया है कि वह प्रक्रियाधीन है। जब सवाल पूछे हैं तो प्रक्रियाधीन का जवाब आया। 8-9 वर्षों से काम कर रहे हैं, 2-3 साल पहले से ही उनका प्रमोशन बाकी है। तो कब तक करेंगे, कब तक करेंगे यह तो बताएं। प्रक्रियाधीन। माननीय सभापति महोदय, हाँ सर, शांति। अभी मार्च के बाद हम लोग उसको टेकअप कर दें। जो फैक्ट है हम आपको बता देते हैं माननीय सदस्य को कि मार्च के जैसे ये फाइनेंशियल ईयर में कुछ ऑडिट वगैरह भी चल रहे हैं, तो मार्च के जस्ट बाद हम लोग उसको टेकअप करके 1 महीना में उसको कर देंगे। ठीक। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री बंशीधर ब्रजवासी। सभापति महोदय, पूछता हूं, उत्तर तो मिला है महोदय। अभी बात चल रही थी मिथिला से लेकर मगध तक के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत की।
उसी विरासत में हम इसको भी हम जोड़ने के लिए आग्रह किए थे कि माता सीता की जो जन्मभूमि है सीतामढ़ी, वहाँ पर एक विश्वविद्यालय बने, जानकी विश्वविद्यालय, और माननीय मंत्री जी ने सिरे से खारिज कर दिया है कि वहाँ नहीं बन सकता है। तो महोदय अब तो सीतामढ़ी के 8 के सभी 8 एनडीए की तो झोली खारिज में हो गया तो पूरा बात आगे सर्वे मत दे दिया। बढ़ाइए, हो गया। महोदय कुछ हो तो गया। इस पर किया जाना चाहिए। माननीय सदस्य श्री जीवन कुमार। मेरा प्रश्न है कि राज्य के विद्यालयों में साफ सफाई का कार्य चयनित बाह्य एजेंसी द्वारा कराया जाता है। आंसर तो इसका आया है, लेकिन आंसर जो आया है थोड़ा सा उसमें गोल मटोल है। उसमें लिखा गया है, और भी मेरा प्रश्न था कि विभाग जिला कार्यालय द्वारा उन एजेंसी का निर्धारित मासिक भुगतान संबंधित विद्यालय के प्रधान अध्यापक से गुणवत्ता या संतुष्टि प्रमाण पत्र प्राप्त किए बगैर ही कर जाता है। महोदय, समस्या यह है कि विद्यालय में कहीं भी हम लोग जाते हैं तो वहाँ जाने के बाद जो वहाँ गंदगी दिखाई पड़ती, तो हम लोग कई बार प्रश्न करते हैं कि भाई ये गंदगी क्यों है। तो वहाँ के प्रधानाध्यापक जो है बताते हैं कि यहाँ पर जो एजेंसी द्वारा बहाल किया गया कर्मचारी है, वो कर्मचारी अपने मन मुताबिक यहाँ काम करता है, और हम लोग जब ऑब्जेक्शन करते हैं तो उसके तो सीधे कहता है कि हमारा आपके द्वारा बहाली नहीं किया गया है, वो बहाली मेरा विभाग द्वारा किया गया है। जो भी समझेंगे विभाग समझेंगे। हम लोग जो है इस पर कहते हैं भाई कि तो आप लोग इस पर चिट्ठी क्यों नहीं लिखते हैं। बोलते हैं कई बार हम लोग विभाग को सूचित करते हैं, लेकिन इस पर जो है कोई एक्शन अक्सर नहीं होता है। तो इसका समाधान के लिए हम लोगों ने माननीय मंत्री से महोदय आपके माध्यम से इस बात को लिखा है। तो इसमें हमें बताया गया है कि समय समय पर निर्गत निर्देश के आलोक में प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय की साफ सफाई का संतुष्टि प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाता है, जिसके आधार पर जिला शिक्षा कार्यालय के द्वारा संबंधित एजेंसी को भुगतान किया जाता है। हमारा ये कहना है कि विद्यालय में एक कमेटी गठित कर दी जाए, प्रधानाध्यापक के अलावा 1-2 और व्यक्ति को, और वो लोग उसका रिपोर्ट कर दे कि भाई ये सही से काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे हैं। यदि ऐसा हो जाएगा तो किसी एक व्यक्ति के पास अधिकार भी नहीं रहेगा और साफ सफाई की समस्या परमानेंट वहां खत्म हो जाएगी। किसी भी विद्यालय में साफ सफाई की समस्या रहेगी नहीं। कई बार वो कहता है कि हमको पेमेंट जो है, पेमेंट जितना हमको तय किया गया है उतना पेमेंट नहीं मिलता है। ये जो एजेंसी है, एजेंसी आधा पेमेंट थोड़ा सा बढ़ाए, कहीं बहुत रिक्वेस्ट करते हैं तो देता है। तो हम क्या करें सर। तो वहां भी कई बार जो है इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है कि भाई ये गरीब आदमी है, इन पर कैसे हम लोग आवेदन लिखें। तो इस तरह की स्थितियां भी वहां उत्पन्न होती है। तो एक तरफ मानवता का भी पहलू आता है और दूसरा तरफ वहां पे स्कूल में साफ सफाई भी नहीं होता है। तो ये दोनों बातों जो है, ये दोनों बातें बहुत दिक्कत वाली बात है। हम चाहते हैं कि एक कमेटी सरकार गठित कर दे और वो कमेटी जो है इस पर रिपोर्ट करती है। मेरी समझ से तो मानवता का वही खत्म होगा जब एजेंसी बहाल करती है। एजेंसी पैसा देता नहीं है, वो शोषण करता है जी, वो बिजनेस है जी। तो बिजनेस को खत्म करके उसी को बहाली कीजिए, ऐसा मेरा माने सुझाव है। कि 2-4 आदमी का हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, सुनिए, हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो पहले तो विद्यार्थी साफ करता था, इसके बाद 2-3 आदमी रहते थे और सब सफाई करते थे। अब 10-10 आदमी की बहाली होती है, सफाई नहीं होती है। महोदय, किसी विद्यालय में एजेंसी के द्वारा जो चयनित किए गए हैं, बहुत विद्यालय तो जानता भी नहीं है कि कोई उनके यहाँ सफाई करने वाला है। ऊपर ही घी उचक खार लेता है। जहां जहां प्राइवेट एजेंसी को दिया गया कि ये जो हमारा परमानेंट स्टाफ है काम करने से कतराता है, इसलिए हम प्राइवेट एजेंसी से इसको नीट एंड क्लीन रखेंगे। एक भी विद्यालय में कुछ नहीं होता और जब तक वहां के हेडमास्टर सर्टिफिकेट नहीं देंगे तब तक भुगतान करने का ये डीओ ऑफिस और एजेंसी दोनों मिल गया है और दोनों ढकरते रहता है महोदय। वही नहीं, आज इतने बड़े रहता है, ढकरते रहता है खाके करते रहता है। महोदय, आज आप देखिएगा बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई है सरकार, वो सब डस्टिंग के बगैर खराब हो रहा है और यही स्थिति हॉस्पिटलों में भी। इसलिए महोदय, इसको बिना हेडमास्टर के नो ऑब्जेक्शन दिए भुगतान करने का सवाल नहीं हो सकता है। एक हास्यास्पद ये कितना है जो कि शिक्षक को सर्विलांस पर रखा जाता है, 5 मिनट के लिए इधर उधर जाएंगे तो पटने से कमांड सेंटर है, कंट्रोल एंड कमांड सेंटर। और जो प्रश्न करता है, जो माननीय सदस्य, हम लोग शिक्षक प्रतिनिधि या स्नातक प्रतिनिधि हैं, वो साफ सफाई वाले को कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से मुक्त किए हुए हैं, जो माननीय सदस्य कह रहे हैं। तो ये तो हास्यास्पद है। आप सफाई और स्वच्छता को कहां ले जाना चाहते हैं, उस एजेंसियों को सही कहा माननीय सदस्य ने। ये मिली भगत है जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय और वो जो एजेंसी है साफ भी नहीं करता है। चलिए अब वो सब कमाने खमाने का सेंटर बना के रखे हैं।
माननीय ये मंत्री जो एजेंसी कुछ जो तय उपाय किया- निकालिए कि सफाई हो। बिल्कुल कोई ना कोई विधायक अध्यक्ष होते हैं और सभी हाई स्कूल के कोई ना कोई एमएलसी अध्यक्ष है। तो ये लोग क्या करता है, ये लोग क्या देखता है, ये लोग देखना चाहिए ना। अभी ठीक देखना पकड़ चाहिए ना। अभी दिनेश बाबू ठीक पकड़े हैं। प्रधानाध्यापक का मामला है, गवर्निंग बॉडी का मामला नहीं है। बैठिए बैठिए। नहीं है, ये अगर विधायक को उसमें रखा जाता तो वो भी दुरुस्त हो जाता, लेकिन ये एजेंसी और जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय और यहाँ सचिवालय निदेशालय का मामला है, इसमें कहीं भी विधायक नहीं आते। ठीक है ठीक है ठीक। माननीय मंत्री जी बोलिए। माननीय मंत्री आप लोग बोलिएगा कि मंत्री जी को भी बोलने दीजिएगा। माननीय सभापति महोदय, जो माननीय सदस्य ने एक बात कही कि शिक्षक पर नियंत्रण रखा जाता है, तो वो नियंत्रण रखना तो बहुत ज़रूरी है। आखिर समय पर नहीं आते थे, इसीलिए तो स्वतः तो सब लोग आते नहीं थे, इसलिए इस तरह की व्यवस्था करनी पड़ी टेक्नोलॉजी युक्त, जिसमें शिक्षकों को समय पर आना पड़े। हम कह सकते हैं कि 90-95% शिक्षक आज 5,87,000 में समय पर आते हैं, जिसके कारण पढ़ाई, आप हमारी बात तो सुन लें। दूसरी बात कि समय पर आते हैं, जिसके लिए पढ़ाई और व्यवस्था में सदन भी सहमत होगा कि पहले से सुधार हुआ है। रही बात साफ सफाई की, तो उसमें माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अगर किसी जगह पर इस तरह की कुव्यवस्था है तो वो लिख के दे, हम लोग जांच करा लेंगे। ऐसी बात नहीं है, मेरी बात सुन तो ले। तो उसमें प्रधान अध्यापक को जब पेमेंट होता है तो उनको साथ में कहना पड़ता है कि हाँ यह ठीक है। अगर जहाँ पर शिकायत मिलती है, हम लोगों ने मिड डे मील में भी हमने इसी सदन में उत्तर दिया है कि मिड डे मील में जब हमने इंक्वायरी कराया तो 4 ऐसी एजेंसी जो वहाँ पर थे कार्यरत, तो उनको हम लोगों ने हटाया। तो ऐसी बात नहीं है कि कोई वो आंकड़ा भी दे देंगे जिसमें बहुत सारे जो जांच, ये जो सफाई की एजेंसी हटे भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि उसमें हटे नहीं है, उनको हटाया भी गया है। तो अगर कहीं पर आपको शिकायत होती है, और जहाँ तक प्रबंधन समिति का बात है, तो निश्चित रूप से प्रबंधन समिति के अध्यक्ष माननीय सदस्य होते हैं, एमएलसी होते हैं, एमएलए होते हैं। तो अपने जब आप स्कूल में जाते हैं और अगर आपने किसी तरह की कोई कमी पाई है, तो जिस तरीके से आप इतनी चिट्ठियाँ लिखते हैं वेतन विसंगति का या स्थानांतरण का, तो आपसे अनुरोध होगा कि आप उसके बारे में भी जिक्र कर दें। तो हमें कोई आपत्ति नहीं है कि उसमें जांच करा लें, लेकिन ये बात है कि कई जगहों पर शिकायत मिली और कई जगहों पर एजेंसीज को हटाया गया। और जहाँ तक माननीय सभापति महोदय, आपका जो सुझाव था कि क्यों नहीं उनको डायरेक्ट सरकार से ही रख लिया जाए, तो उस पर हम लोग विचार करेंगे। आपका सुझाव स्वागत योग्य ज़रूर है, लेकिन उस पर हम लोग पूरी तरीके से विचार कर लेंगे कि किसका क्या वे आउट होगा। तत्काल इस पर निर्णय लेना उचित नहीं होगा, लेकिन इस पर आपने जो अपना विचार रखा है वो बिल्कुल एक विचार रखा, जी, उस पर नहीं, लेकिन आपका विचार जो है स्वागत योग्य है और हम लोग ज़रूर उस पर गहराई से करेंगे। हम भी चाहते हैं, विभाग भी चाहता है कि ये जो हमारे सरकारी स्कूल का रूपरेखा, इतने पैसे लग रहे हैं कि जो हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर में दे रखा है, क्लासों में दे रखा है, बाकी सुविधाएं दे रखी हैं, तो उसको भी हम लोग कोशिश करेंगे। और कोशिश करेंगे कि हमारे अभी फ़िलहाल जो सफाई कर्मी हैं, जिस तरीके से अटेंडेंस अपना बना रहे हैं माननीय शिक्षक गण जितने लोग हैं, तो उनको भी हम लोग उस परिधि में लाने का कोशिश करेंगे कि कम से कम वहाँ पर निश्चित रूप से वो सुझाव अच्छा था, उनको भी हम लोग जरूर करेंगे कि अपना अटेंडेंस। महोदय एक मिनट, बस एक मिनट महोदय, बस एक बात, एक इनपुट है, बस एक इनपुट है मेरा इसमें, बस एक सेकंड के लिए बोल महोदय। हमारा ये कहना है महोदय, बस एक मिनट के लिए मेरा ये कहना है कि जब तक ये व्यवस्था कायम नहीं होती है, जब तक आपने जो बताया, आपने जो सुझाया वो बहुत स्वागत योग्य है, लेकिन जब तक ये व्यवस्था कायम नहीं होती है तब तक उसका पेमेंट जो है आप स्कूल से करवा दीजिए, माननीय मंत्री जी करवा दें। तो आप स्कूल में रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है तय करते हैं प्रिंसिपल पर कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं, तो आप जब वो व्यवस्था करवा देंगे तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल से तो करना ही है, कराया जाएगा। हाँ, ये अटेंडेंस वाला ठीक। अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ। जिन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो उसे सदन पर दिया जाए। सचिव सचिव सचिव
अभी देखिए दूसरा कार्य शुरू है। आज 2 तारीख से मैट्रिकुलेशन का इवैल्यूएशन होगा और एग्जामिनर लिस्ट सर्कुलेट हो गया बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। अभी बड़ी संख्या में विभाग ने बीपीएससी के माध्यम से प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की और वह प्रधानाध्यापक जो बीपीएससी के माध्यम से उसका कैडर बढ़िया कैडर है, सबको को एग्जामिनर बना दिया गया है और नियोजित विशिष्ट और विद्यालय अध्यापक को हेड एग्जामिनर बनाया गया। इसका करेक्शन होना चाहिए क्योंकि 2 तारीख से मैट्रिक की परीक्षा जी माननीय मंत्री अब नहीं सूचना पर दर्ज करा रहे हैं। ये बहुत घोर अनर्थ हो रहा है। लास्ट टाइम भी कुछ हुआ था, इस बार पता नहीं कौन लिस्ट बनाते हैं कि सब हेडमास्टर के कर दिया है कोई एग्जामिनर, अब मास्टर को कर दिया है हेड एग्जामिनर। अब हेडमास्टर रहेंगे अपने शिक्षक के अंदर में कॉपी देखेंगे। महोदय ये थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है, इसलिए माननीय मंत्री से मेरा आग्रह है कि हो गया, अब तो हो गया। माननीय सदस्य ने इस बात को उठाया था, हमने कहा था कि सेशन के बाद जाकर के जो सुधार आवश्यकता होगी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, हो गया। अब शून्यकाल है, सब लोग सब शून्यकाल नहीं। श्रीमती रेखा कुमारी आप पढ़िए। सभापति महोदय, सीतामढ़ी माइक दो ना। सभापति महोदय, सीतामढ़ी जिला अंतर्गत परिहार के परसंडी पंचायत में राजस्व कर्मचारी विकास कुमार पदस्थापित है, जिनको 3 पंचायत का जिम्मेवारी मिला हुआ है, जो परसंडी पंचायत में बिल्कुल समय नहीं देते। से परिमार्जन, दाखिल खारिज एवं राजस्व से संबंधित कार्य का निष्पादन नहीं हो पाता है। जब पंचायत के मुखिया एवं उप मुखिया जनहित में कार्य लेकर जाते हैं तो कर्मचारी विकास कुमार बोलते हैं कि पंचायत में व्यस्त है। मैं शून्यकाल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि स्पष्ट वक्तव्य की मांग करती हूं। ठीक, और कुछ बोलना है? हो गया, ठीक है। बाकी सभी जो विकास कुमार है उनको बोला जाए कि पंचायत में सही से काम करे। ठीक, वो दिन तय कर लेंगे किस पंचायत में। ये माननीय मंत्री उसको, माननीय मंत्री को जी ठीक 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 ये ठीक है, हो गया। अब जो है जितना भी ये है शून्यकाल है, सबको पढ़ा हुआ समझा जाए और इसको शून्यकाल समिति को सुपुर्द किया जाता है। सचिव महोदय, बिहार विधान परिषद की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 157 के अनुसरण में मैं बिहार विधानसभा द्वारा दिनांक 26 फरवरी 2026 की बैठक में यथापारित 1. बिहार सचिवालय सेवा संशोधन विधेयक 2026, 2. बिहार सूक्ष्म वित्त संस्थाएं धन उधार विनियमन एवं प्रपीड़क कार्रवाई निवारण विधेयक 2026, 3. बिहार निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण विधेयक 2026, 4. बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधन विधेयक 2026, 5. बिहार जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2026 एवं 6. बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड संशोधन विधेयक 2026 की एक प्रति सदन की मेज पर रखता हूं। ठीक, विधेयक पर सभी संशोधन 1-15 तक लिए जाएंगे, अपराध तक लिए जाएंगे। अब ध्यानाकर्षण पर वक्तव्य होगा श्रीमती रेखा कुमारी, उन्हीं का वक्तव्य, उन्हीं का है ध्यानाकर्षण। उस पर माननीय मंत्री महोदय का वक्तव्य होगा, उस पर पूछिएगा जो पूछना। 19 नंबर। सभापति महोदय, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद जकनपुर रोड से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय पटना के आदेश के आलोक में उक्त जमीन वेंडिंग जोन बनाने हेतु उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उक्त जमीन पर कच्चा नाला बना हुआ है जिससे शहर का सारा पानी बाहर निकलता है। उक्त स्थल पर पक्का नाला निर्माण कराने हेतु निविदा प्रकाशित की जा चुकी है।
माननीय उच्च न्यायालय पटना के आदेश के आलोक में प्लॉट नंबर 322 थाना नंबर 183 रकबा 93 डिसमिल पर मुर्दा दहन का कार्य नहीं होता है। मुर्दा दहन का कार्य स्मशान के नाम से खतियानी भूमि जिसका खाता नंबर 1270 खेसरा नंबर 628 रकबा 51 डिसमिल पर किया जाता है। नगर परिषद जक्कनपुर रोड में अस्थायी वेंडिंग जोन का निर्माण हेतु झझियट मौजा के खाता नंबर 1269 खेसरा नंबर 148 रकबा नंबर 9 डिसमिल एवं पुपड़ी मौजा के खाता नंबर 957 खेसरा नंबर 1543 रकबा 13 डिसमिल चिन्हित की गई है। नगर परिषद द्वारा प्राकलन तैयार कर तकनीकी स्वीकृति हेतु कार्यपालक अभियंता नगर विकास प्रमंडल सीतामढ़ी को पत्रांक 43 दिनांक 12/1/2026 को भेजा गया है। तकनीकी स्वीकृति होने के उपरांत अग्रतर कार्रवाई की जाएगी महोदय। ठीक, कुछ पूछना है? जो दहन होता है वही उसको थोड़ा सा बाहर करना है, उसको कहीं दूसरे जगह करवा दिया जाए ताकि वो सब्जी और सुख महोदय। ठीक, धन्यवाद। अतिक्रमण भी हटाने के लिए है, लेकिन अतिक्रमण हटाने पर बहुत कार्रवाई नहीं हो रही है, उसको सब हो जाएगा। माननीय सदस्य श्री अनिल कुमार एवं 2 माननीय सदस्य स्वास्थ्य विभाग। हाँ, आ रहा है, पढ़ा हुआ है तो वक्तव्य है तो पढ़ लिया गया है, उत्तर आया हुआ है, उत्तर आया हुआ है, देख लीजिए, आ गया उत्तर। टेबलेट पर देखिए, उत्तर नहीं आया है, नहीं है, हम बताते हैं। आया है। माननीय साहब को बता दे क्या, पढ़ दे क्या? हाँ, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत कुल 5 सरकारी फार्मेसी संस्थाएं संचालित हैं एवं कुल 87 निजी फार्मेसी संस्थाओं को फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान की गई है। इस प्रकार सरकारी एवं निजी फार्मेसी संस्थाओं में पाठ्यक्रम में यही चीज ये कल हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका कोई मतलब नामांकन है। मैंने कहा था कि फिर से उत्तर होगा, तो वही उत्तर आज फिर से हो रहा है। उत्तर तो भाई जब क्वेश्चन कीजिएगा तो उत्तर अब इस पर क्वेश्चन कीजिए। अभी जो आया है वो माननीय मंत्री जी जो आप माननीय मंत्री जी बैठ जाए, फिर से कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछिए। हाँ, कुछ अलग है तो हाँ, सभापति महोदय, ऐसा डॉक्टर साहब बोल रहे हैं। एक मिनट ऐसा है कि सवाल जो था वो ये था कि 140 फार्मेसी इंस्टीट्यूट जो है वो वेट कर रहा है उसको इसके लिए अनापत्ति के लिए, ये सवाल था। और ये 3 साल से ये विलंब है उसमें, तो हम ये जानना चाहते 4 साल से। और दूसरी बात ये है कि जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके मानक के अनुसार सारा एप्लीकेशन वहाँ पड़ा हुआ है विभाग में, 3 साल से पड़ा हुआ है। 22,000 जो विद्यार्थी हैं वो उनका जो है वो फ्यूचर जो है इस पे लगा हुआ है, तो दूसरे राज्य में चले जाते हैं। और दूसरे इसमें एक और बात सुनिए, एक और बात इसमें ये है। आदमी मत बोलिए ना, तो बोल रहे हैं डॉक्टर साहब तो सुन लीजिए। तो इसका जवाब चाहिए कि विलंब क्यों है। 2003 से लेके अब 2023 से लेके 4 साल से विलंब है इसमें। अगर एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए भाई कि एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है। आप लेकर के सुनिए एक मिनट, आप लेकर के बैठ जाइएगा तो लोगों के दिमाग में तरह तरह की बातें आती हैं ना, तो वो नहीं आना चाहिए। अगर स्वास्थ्य मंत्री जो इतने मतलब अच्छे हैं और बहुत दक्ष हैं वो, और मेरे छोटे भाई भी हैं, अभी है नहीं यहाँ पे, लेकिन ये हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव, तो हम चाहेंगे कि वो उसको बताएं कि ये ऐसा क्यों है, 1 नंबर 1। और दूसरी बात कि अविलंब इसको करें, मेरा यही अनुरोध है उनसे। जो बिहार के लोग हैं वो पिछली रोटी खाए हुए हैं। जब
देश में इंजीनियरिंग की मांग थी तो हम लोगों ने खोला नहीं, पूरे कर्नाटका बच्चे जा रहे थे। आज बी फार्मा डी फार्मा की मांग है तो ये 140 संस्थान ने आवेदन किया है और 3 साल से पेंडिंग है। हमको तो लगता है ये शिक्षा का मौकरी बन रहा है महोदय। और इसमें मैं ये सिर्फ ये नहीं कह रहा हूं कि अजय बाबू, हो रहा है। मैं भी इंजीनियरिंग का छात्र रहा हूँ। जी जी। उस समय यहाँ पर मेरिट पर लिया जाता था स्ट्रिक्टली। जो मेरिट पर नहीं होते थे वो पैसे पर जाकर एडमिशन लेते थे। तो अब उस कैसा आप चाहते हैं, पैसा वाला इंजीनियर की मेरिट वाला? महोदय हम चाहते हैं कि जिस तरह से अभी हम इंजीनियरिंग कॉलेज खोले हैं, हम बाद में जगह हैं तो अभी 140 संस्थान अगर आवेदन तो दिए हैं, रेलिवेंट क्वेश्चन कीजिए, रेलिवेंट क्वेश्चन कीजिए जी, उसको एनओसी मिलना चाहिए महोदय। एक मिनट मैं महोदय ये कहना चाहता हूं कि 3 साल से बी फार्मा डी फार्मा के 4 साल से संस्थान को अगर एनओसी नहीं मिला है तो इसमें कौन दोषी लोग हैं, कौन अधिकारी दोषी हैं, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। एनओसी तो मिलना ही चाहिए। और बात आ गई है, क्वेश्चन नहीं। अब ये तो समय कम है, उसी विषय में अपने को जवाब आएगा, लेकिन आज आया नहीं। ये तो स्टूडेंट का सवाल है, एनओसी क्यों नहीं दिया जा रहा है, और नहीं दिया जा रहा है तो ऐसे अफसर के ऊपर कार्रवाई किया जाए महोदय। ये माननीय मंत्री जो है उसके माननीय मंत्री जो है समिति के साथ में, यहाँ समिति एक बनी है, स्वास्थ्य समिति है, उस समिति के साथ में बैठ के मंत्री जी से आप लोग वार्ता कर लीजिएगा। नहीं वहाँ पर ही नहीं कर लीजिएगा मंत्री। मेरा आपसे आग्रह होगा कि आप ही एक कमेटी बना दीजिए और वो कमेटी इसके लिए स्वास्थ्य समिति बनी हुई है। स्वास्थ्य समिति माननीय सभापति महोदय, तो मेरा विनम्र अनुरोध है मंत्री को अप्रोच करके उसे ही कर लेंगे। सभापति महोदय, समाधान हो जाएगा। कल आपने नियमन दिया कि जो उत्तर आया है उससे इसको स्थगित किया जाता है, पुनः आज वही उत्तर पढ़ दिया गया। मेरा अनुरोध माननीय सभापति महोदय आपसे है, या तो इसमें जवाब नहीं दिया जा रहा है कि आखिर 120 संस्थानों का एनओसी, 140 संस्थानों का आप एनओसी क्यों नहीं दे रहे। और ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत बी फार्मा पढ़ने की सुविधा प्राप्त है, तो क्या राज्य के गरीब तबके के बच्चे जो राज्य के अंदर पढ़ सकते हैं, राज्य में संस्था खुल रहे हैं, खुलने का प्रस्ताव है, तो उसको रोक रखने वाला पदाधिकारी कौन है, चिन्हित करिए इसको सभापति महोदय। ये गंभीर बात है। 3 साल से फाइल लेकर के बैठा हुआ है। पहले जांच के नाम पर रुका, जब ये लोग थे मंत्री उस समय रोका गया कि जांच के नाम पर। अब जांच के हो गया तो अब जांच के अभी तक रुका हुआ है। कौन गुनाहगार है इसके लिए? सब लोग एक बार में बोलिए जय 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 सिया राम, यही बात होगा। एक बात बोलिए सब आदमी, हम छूट देते रहे। अभी है 15 मिनट टाइम, 15 मिनट सब आदमी बोल लीजिए। ये क्या तरीका है, मछली बजा रहा है। मैंने कहा था कि फिर से जवाब देंगे, फिर से जवाब दिया, हो गया। माननीय सदस्य श्री महेश्वर सिंह, नहीं उनको दिया है। पूछता हूँ सर उत्तर, नहीं दूसरा प्रश्न। सभापति महोदय, विभागीय पत्रांक जवाब आया हुआ है? नहीं है। वो एक है वित्तीय अनियमितता का लगा हुआ है, आपके अधिकारी पे आप जांच करा लीजिएगा, बस यही चाहते हैं। सभापति महोदय, नगर विकास से संबंधित इनका 15 लाख विभागीय काम का गड़बड़ी की शिकायत आई है महोदय, और सरकार ने निर्णय लिया है कि विभागीय काम अब नहीं होगा। हमने पत्र भी जारी कर दिया है महोदय कि सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि नगर निकायों द्वारा सभी योजनाओं का कार्यान्वयन अनिवार्यतः निविदा के माध्यम से ही किया जाएगा। तदनुसार विषयांकित विभागीय आदेश ज्ञापन 4322 दिनांक 24/8/2023 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए यह निर्देश किया जाता है कि नगर निकाय की सभी योजनाओं का कार्यान्वयन अनिवार्यतः ई निविदा के माध्यम से ही किया जाएगा।
यदि इस आदेश की तिथि तक किसी योजना के कार्यान्वयन का कार्य आरंभ नहीं किया गया है तो विभागीय कार्यान्वयन हेतु कार्य आरंभ नहीं किया जाएगा, न ही योजना कार्यान्वयन के लिए कोई कार्यादेश ही निर्गत किया जाएगा। और जहां का ये प्रश्न किए हैं, जो शिकायत है उसकी जांच भी करा देंगे। ठीक। अब क्या है? दिनेश सिंह का है। चलिए, माननीय सदस्य श्री दिनेश प्रसाद सिंह, जवाब आया हुआ है आपका, दिनेश बाबू का आया हुआ, ठीक। ये आपने किया है कि 16 में कोई डाटा एंट्री ऑपरेटर मरी थी, अभी तक उसको कोई नहीं मिला है। जी सर, अभी तक इसी प्रकार कोई लाभ नहीं मिली है सर। अभी जो उत्तर आया हुआ है उसमें 26/2/26 मतलब परसों एक पत्र कल एक पत्र भेजने की बात कही गई है, लेकिन उसमें कहीं कुछ नहीं लिखा गया है। इतने दिनों तक 16 से में उसकी मृत्यु कार्यालय में ही हो गई थी, एसी ब्लास्ट करने से हुई। इसमें जानकारी ठीक, माननीय मंत्री को जवाब देंगे। अभी स्थगित तब किया जाता है, भी हो जाएगी सर, आपदा में ही जाना चाहिए इसको। अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदा तथा आपदा प्रबंधक विभाग बिहार पटना के द्वारा अधिसूचित स्थानीय प्राकृतिक आपदा एवं गैर प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाली अनुग्रह देय है। चूंकि एसी विस्फोट उपयुक्त अधिसूचित आपदा की श्रेणी में शामिल परिभाषित नहीं है, अतः उपयुक्त मामले में आपदा प्रबंधक विभाग से अनुग्रह अनुदान दे नहीं है। इसमें मैं मोट यही बात है, मोटा मोटी माननीय मंत्री जी, 16 में वो मरी, अभी तक कोई उसको नहीं मिला है ये। और आपने लिखा है और अनुकंपा का कोई अनुकंपा की व्यवस्था नहीं है। वो जवाब कौन देंगे? आपदा देंगे कि हम देंगे? हम जवाब लाए हैं सभापति महोदय। सभापति महोदय, बेल्ट्रॉन बिहार पटना के पत्रांक 61/16/2013 दिनांक। जवाब दे दें? नहीं 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 नहीं, वो मेरा फोटो दे रहा था तो इस पर इन लोग को था कि जवाब आप दे रहे हैं, मेरी तस्वीर है। जवाब दे देते हैं, हालांकि लंबा है, संक्षेप में यही है सभापति महोदय। संक्षेप में बोल दीजिए। संक्षेप में बता देते हैं। 2016 की घटना है और चूंकि ये पुराना 10 साल पुराना है, हम लोग के जानकारी में नहीं था। और पीड़ित परिवार जो मृतक थी, उनके परिवार के कोई परिजन हम लोग से इस संबंध में मिले भी नहीं थे। तो माननीय सदस्य ने जो ये ध्यान आकर्षण लाया, तो उनको हम लोग धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने एक उचित मामले को उठाया। हम लोगों ने संबंधित जो हमारे बेल्ट्रॉन के एमडी है, उनको हम लोगों ने इस पत्र को लिख दिया है और हम लोग दूरभाष पर भी उनसे बात कर लिए हैं। जल्द ही उनको 4 लाख का मुआवजा मिल जाएगा। और चूँकि वो संविदा पर थे, तो इसलिए उनको इसका जो है अनुकंपा का जो नौकरी मिलता है वो नहीं मिलेगा। नहीं, ये तो अनुकंपा वाला सब यहाँ तक कि जो ये विद्यालय महाविद्यालय हैं जो कि अनुदानित है, उसमें भी अनुकंपा मिलता है। तो आपको ये बेल्ट्रॉन में मर गई, उसको क्यों नहीं? सभापति महोदय, इसमें अनुकंपा के आधार पर नौकरी का प्रावधान नहीं, लेकिन होना चाहिए कि नहीं? होने के लिए तो ये तो निर्णय का चीज है, आगे इस पर विचार किया जाएगा। ठीक सर, इसमें किसी पर 16 से सर अभी कल प्रोसेस हुआ, ये कब तक हो जाएगा? खाली इतना पर बेल्ट्रॉन के भी मंत्री जी यहीं पर है, तो आपसे तो यहाँ तक पहुँच गए ना, यहाँ तक पहुँच गए कि हो जाएगा, 4 लाख रुपया मिलेगा, तो मिल ही जाएगा।
सरकार का आश्वासन है हो जाएगा। अभी मिल हम उनको बोल भी दिए हैं, एमडी से हम बात भी हाँ, कर लिए। ठीक। चलिए। और श्री संजय सिंह 14 नंबर मेदांता वाला है। माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, मंत्री जी नहीं है, ठीक है। कोई तो देंगे ना महोदय, तो बड़ा गंभीर मामला है महोदय, कोई तो जवाब देंगे ना। मंत्री जी सेकंड हाफ में आएंगे, सेकंड हाफ में आएंगे तो महोदय ये गरीब से जुड़ा हुआ मामला है। इतना हॉस्पिटल है महोदय, इतना 73 जगह महोदय आयुष्मान भारत का कार्ड यूज होता है, और जितने मेदांता 1 रुपया में हम लोग जमीन दिए हैं मेदांता को, आयुष्मान भारत का कार्ड यूज नहीं होता है, खाली ऑन्कोलॉजी जो कैंसर विभाग का उसका होता है महोदय। गरीब लोग मारा जाता है 73 जगह महोदय, सब जगह ये आयुष्मान भारत कार्ड यूज होता है, लेकिन पता नहीं मेदांता में बिहार सरकार ने 1 रुपया में जमीन दिया है, गरीब लोग भटक रहा है। माननीय प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, और इस तरह अगर किया जाएगा तो गरीब लोग कहाँ जाएगा महोदय। ठीक है, नीरज जी बोलिए। वस्तु स्थिति यह है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत सूचीबद्ध होने के लिए अस्पताल के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा संचालित पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन दिया जाता है। उसके बाद प्राप्त आवेदनों की जिला स्तर पर जांच कर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट कमेटी की अनुशंसा के आलोक में बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति स्तर पर गठित स्टेट एम्प्लॉयमेंट कमेटी द्वारा अस्पताल का मानक के रूप रहने पर सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया जाता है। जयप्रभा मेदांता अस्पताल पटना द्वारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत सूचीबद्ध होने के लिए 2 विशेषता यथा एक रेडिएशन ऑन्कोलॉजी और दूसरा कार्डियोथेरेपी, थेरोसिस और मस्कुलर सर्जरी में दिए गए आवेदन के आलोक में माह अक्टूबर 2025 में सूचीबद्ध किया गया है। उक्त अस्पताल में लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड अंतर्गत सुचारू रूप से मुफ्त इलाज किया जा रहा है। आप कह रहे हैं नहीं किया जा रहा है, इसमें तो जवाब है किया जा रहा है। भारत का जो कार्ड है अभी तक वो केवल अस्पताल के द्वारा मेदांता में है। कुल 46 जगह महोदय, कुल 46 लाभार्थियों का इलाज किया जा चुका है, जिसमें 73,06,455 रुपया की राशि सन्निहित है। राज्य में कुल 435 सरकारी अस्पताल एवं 794 निजी अस्पताल सहित कुल 1229 मेदांता के बारे में स्पेशली सवाल किया गया। उसी के बारे में बताए ना सभापति महोदय। ये 3 तरह का इलाज है जिसके बारे में बोले, 3 तरह का बीमारी का, उससे संबंधित हम लोग बताए हैं। शेष जो इलाज है, आपको मालूम है कि जो बीपीएल धारी है उनको तो वहाँ मुफ्त में इलाज होता ही है। और जानकारी के लिए बता दें कि उसमें भी जो विज्ञापन निकला था आज से 2 साल पहले, एक दिन हम ही किसी मरीज को इलाज कराने गए थे तो हमको मालूम हुआ कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको 25% इलाज कराने का उसका विज्ञापन भी नहीं निकला था। उस दिन हम जब वहाँ बोले, उसके 2 दिन के बाद हिंदुस्तान के अखबार में विज्ञापन निकला था कि किस तरह से लोगों को उसका लाभ मिलेगा। सभापति महोदय, मैं चुनौती देता हूं, अगर मेदांता जैसा हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड का यूज नहीं होता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं हॉस्पिटल में गया था, कुछ लोग घेर लिया। ये 73 जगह महोदय, देखिए 73 जगह आयुष्मान भारत का कार्ड यूज होता है। 1 रुपया में बिहार सरकार ने जमीन दिया है। यहाँ तक सीजीएस भी नहीं होता है। सीजीएस जो होता है सरकारी कर्मचारी को जो लाभ मिलता है वो भी मेदांता में नहीं मिलता है महोदय। क्या कारण है? माननीय मंत्री जी से आपके आसन के माध्यम से मैं जानना चाहता हूँ। मंत्री जी अभी हम बता रहे थे मैं जानना चाहता हूँ, बीमारी है, गरीब लोग कहाँ जाएंगे? ठीक, ये प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। नीरज बाबू,
नीरज बाबू को बोलने दीजिए। माननीय सभापति महोदय, माननीय प्रश्नकर्ता ने यह कहा कि आयुष्मान भारत का, माननीय मंत्री जी का कथन है कि आयुष्मान भारत के तहत गरीब लोगों का इलाज होता है। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष जो किसी गरीब व्यक्ति के लिए जीवन दान है, लाइफ लाइन है, हमारी जानकारी के अनुसार वहां यह भी प्रभावशाली नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है यह। मैं माननीय मंत्री जी से केवल आपके माध्यम से यह अनुरोध कर रहा हूं कि जो आयुष्मान के बारे में आप बता रहे हैं कि वह प्रभावी है, उसको चेक करवा लीजिए, और प्रधानमंत्री योजना हो अथवा मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना हो, जब CGHS से मान्यता प्राप्त है तो वो अनुदान मान्य वहां क्यों नहीं होगा, इसकी जांच करवाइए, नहीं तो इसको लागू करवाइए। ठीक है मंत्री जी, इसको जांच करवा लीजिए, और आयुष्मान वाला वहाँ लागू है कि नहीं है, कि लागू होना चाहिए। नहीं, सभापति महोदय, मुख्यमंत्री सभापति महोदय, हमने अभी जवाब में कहा है कि 3 तरह का जो बीमारी है उस पर लागू है, शेष पर अभी नहीं है, उस पर भी हम लोग विचार करेंगे। नहीं, ये सुनिए, मेदांता एक महत्वपूर्ण अस्पताल है, इम्पोर्टेंट हॉस्पिटल है, मेदांता इम्पोर्टेंट हॉस्पिटल है, और बिहार सरकार की जमीन पर बनाया गया है, उसको 1 रुपया पर दिया, तो इसको जरा गंभीरता से इसकी जांच को लागू है कि नहीं है, और लागू करवाने के लिए क्या कीजिएगा, इसको जरा से जांच लीजिए। अब तो आज समय समाप्त हो रहा है, आज तो हाउस खत्म हो रहा है, लेकिन इसकी जो जांच से की जो प्रगति होगी, जो फलाफल होगा, उससे सदन को जरूर और हमको जरूर कराइए, उसको कराइए, जरूर कराइएगा। और हाँ, सदन तो चलेगा नहीं सभापति महोदय आपको, और इन्होंने यह कहा कि 3 ही रोग में एप्लीकेबल है, इन्होंने अभी कबूल किया, वो सारे रोग में आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, प्रधानमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, यह मेदांता में मान्य होना चाहिए, जरूर मान्य होना चाहिए। तो अब तो हो जाएगा, आ जाएगा, उसका उत्तर आ जाएगा, आप लोगों तक सबको प्रचारित भी कर दिया जाएगा उसको। ठीक, अब तो कुछ नहीं है। वो 6 नंबर पर है, सुनील बाबू का 6 नंबर आपका है। तो 3 मिनट बचा है। हाँ, तो 3 मिनट में तो बहुत हो जाता है महोदय। बड़ा ही मेरा महत्वपूर्ण सवाल इसलिए था कि मंत्री जी, ये मेरे गांव से जुड़ा हुआ है, उत्तर भी आया हुआ है हजूर, ये उत्तर ही है, मतलब टाल मटोल करने वाली। अच्छा महोदय, हमने सीधा सवाल पूछा था मंत्री जी से कि भाई 2 कमरा है और 2 कमरा में 342 छात्र कैसे बैठ सकते हैं, कैसे 28 शिक्षक बैठ सकते हैं, ये मेरा सवाल था महोदय। मंत्री जी का जो जवाब आया महोदय, देखिए हम आज कुछ कहलो ना चाहत रही महोदय, 1 मिनट, हम आज कुछ कहलो ना चाहत रही, आ कहे बिना रहलो न जाता। प्रॉब्लम यहाँ ये है महोदय, तो महोदय मंत्री जी से मेरा 30 साल पुराना संबंध है, जिस समय पटना में सीनियर एसपी थे उस समय संबंध है, शिक्षा मंत्री हुए तो बड़ा खुशी हुआ। अब गांव जाते हैं हजूर, तो गांव जाने पर सब लोग बोलता है कौन सी के एमएलसी है महाराज, कि एक तो आप 70 साल पुराना स्कूल है और दूसरे स्कूल में 400 लड़का को बैठा रहे हैं, तो आप कहिए कि हम हल्ला करने के लिए हजूर, और 28 टीचर। महोदय बहुत बड़ा, ये कोई छोटा मामला नहीं है, और ये मेन रोड हजूर NH 19 पे है, NH 19 पे है महोदय। सभापति महोदय, उनकी भावनाओं को मैं अच्छी तरीके से समझ सकता हूं, और माननीय सदस्य महोदय को सुनिए, माननीय जब मंत्री जी बोल रहे हूं तो बीच में नहीं खड़ा होना चाहिए। इस फाइनेंशियल ईयर में आपका निश्चित रूप से कराएंगे, और आपकी भावनाओं का हम कद्र करते हैं। हो गया, सुनिए, जो मेरी बात सुनिए महोदय, मुझे केवल एक ध्यान आकृष्ट कराना है। 5 मिनट समय बढ़ गया, कोई बात माननीय सुनील जी घसकते घसकते अब नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी और माइक को पकड़ लिए हैं, बस इतना ही। आप बिल्कुल आश्वस्त नहीं सर, एक बात आपके संज्ञान में देना है
हजूर वो जमीन जो है मात्र 2 कट्ठा है, ठीक है, मात्र 2 कट्ठा। अब सर कैसे आप बोल रहे हैं कि उसमें हम एक्स्ट्रा बनवा देंगे? ये स्कूल का हजूर फोटो है, हम G+ ऊपर जा सर करके अगर ऊपर जब बना हुआ है, अब इस लोग और और नहीं जरूर जा सकते। आप मेरा को जाने तो मेरा दीजिए। एक अनुरोध है आपके माध्यम से मंत्री जी को, हजूर उसी गांव में मेरे दादा के नाम पर एक स्कूल चलता है, स्कूल वो नहीं चलता है, बंद हो गया। उसमें कम से कम 20 कट्ठा जमीन है, अतिक्रमण भी हो रहा है महोदय। हम चाहते हैं कि ये स्कूल जो है आप उसी में स्थानांतरित करके जो बड़ा से बड़ा बिल्डिंग बना सकते हैं, पूरा गांव देने के लिए तैयार है महोदय। आपको जमीन स्थानांतरित कर दीजिए, उसका प्रक्रिया है। जो अगर आप जमीन को स्थानांतरित कर देते हैं बिहार सरकार को, तो आप कर दीजिए, उस पर हम लोग करेंगे। ठीक है, 5 मिनट का समय दिया, अब सब बैठ हो गया बना देंगे। तो आजे बनाइएगा क्या यहाँ? तो बोल दिए कि बनवा दिया जाएगा। महोदय मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है आपके माध्यम से, महोदय व्यक्तिगत अनुरोध है कि कम से कम मंत्री जी एक आग्रह है, कोई दूसरे आदमी का सवाल हो उसमें कोई व्यवधान मत बता के, चाहे पक्ष को चाहे विपक्ष। ये स्कूल बना हुआ है बगल में, गलत रिपोर्ट दिया है, वो रिपोर्ट भी गलत है। माननीय मंत्री जी, हो गया एक प्रश्न, मेदांता का एक प्रश्न आया था बीच में, तो आपके इंतजार में सब लोग बैठे हुए, इसके लिए समय भी हम लोग बढ़ा दिए 5 मिनट, तो एक देख लीजिए, उसको आज उत्तर दे दीजिए। मैंने जो जवाब दिया है महोदय, मैंने जो जवाब दिया है, अंतिम पैरा में लिखा है कि राज्य में कुल 435 सरकारी अस्पताल एवं 794 निजी अस्पताल सहित कुल 1229 अस्पताल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं, जिसमें पात्र लाभार्थियों का मुफ्त इलाज हो रहा है। इसके अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों का देश के किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में उक्त योजना अंतर्गत मुफ्त इलाज प्राप्त कर सकते हैं। वित्तीय वर्ष में कुल अभी तक 12,11,590 लाभार्थियों का मुफ्त इलाज किया गया है महोदय। और मेदांता के संदर्भ में भी इसमें प्रश्न किया गया था, तो मेदांता के संदर्भ में मैंने लिखा है कि मेदांता पटना द्वारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत सूचीबद्ध होने के लिए 2 विशेषज्ञता, चूंकि आयुष्मान योजना में महोदय कोई भी अस्पताल जो सूचीबद्ध होता है तो वो सुपर स्पेशलिटी के आधार पर होता है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में जो अस्पताल को सूचीबद्ध किया जाता है, साथ में सामने लिखा होता है कि किस बीमारी के लिए वह अस्पताल सूचीबद्ध किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि कोई भी अस्पताल है। अब अस्पतालें तो होती हैं, लेकिन उस अस्पताल के अंदर सुपर स्पेशलिटी 2-4 डिपार्टमेंट के होते हैं, बाकी और भी डिपार्टमेंट के पेशेंट पहुंच जाएं तो उनके पास डॉक्टर होता है, वो ट्रीटमेंट करता है। लेकिन ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में बहुत स्पष्ट प्रावधान है कि उन अस्पतालों को जिनको सूचीबद्ध किया गया है, किन बीमारियों के लिए वहां इलाज होगा, यह भी स्पष्ट रहेगा। तो जो पटना का मेदांता अस्पताल है महोदय, वो 2 विशेषज्ञता, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी और कार्डियोथोरेसिक और वस्कुलर सर्जरी में दिए गए आवेदन के आलोक में माह अक्टूबर 2025 में सूचीबद्ध किया गया है महोदय। अभी अक्टूबर 2025 में वो सूचीबद्ध कर लिया गया है। उक्त अस्पताल में लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड अंतर्गत सुचारू रूप से मुफ्त इलाज किया जा रहा है। अभी तक अस्पताल के द्वारा कुल 46 लाभार्थियों का इलाज किया गया है, जिसमें 73,06,455 रुपए की राशि सन्निहित है महोदय। तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं माननीय सदस्यों को कि मेदांता अस्पताल का मतलब ये नहीं हुआ कि कोई भी बीमारी का हम इलाज कराने वहां पहुंच जाएं और हमारे पास पीएमजे योजना का कार्ड है तो सभी बीमारियों का इलाज वहां मुफ्त होगा। वह अस्पताल जिस बीमारी के लिए सूचीबद्ध है, जिसके लिए सुपर स्पेशलिटी का मानक वो प्राप्त किए हुए है, उसी बीमारी का इलाज वहां होता है। और जितना अस्पताल का संख्या जो मैंने बताया महोदय, 1229 अस्पताल राज्य के अंदर सूचीबद्ध हैं और पूरे देश में लगभग 23,000 अस्पताल सूचीबद्ध है। सभी अस्पताल वेबसाइट पे है और
किस अस्पताल में किस बीमारी का इलाज होना है वो स्पष्ट है। तो ये जो प्रतिपूर्ति होती है, जैसे बिहार का कोई व्यक्ति यदि बीमार पड़ा और सुपर स्पेशलिटी का उसका कोई हॉस्पिटल मान लीजिए हैदराबाद में, तो वो हैदराबाद में सूचीबद्ध अस्पताल में जाके इलाज कराएगा, अपना कार्ड लेके जाएगा, कैशलेस उसका ट्रीटमेंट होगा, और हॉस्पिटल को जो पेमेंट है वह हमारा जो बिहार राज्य स्वास्थ्य सुरक्षा समिति है उसके माध्यम से फिर उसका पेमेंट किया जाता है। तो ये बड़ा स्पष्ट प्रावधान है महोदय। मेदांता हॉस्पिटल स्पेसिफिक रोग के लिए खोला गया है कि सभी रोग के लिए खोला गया है? कैंसर ऑन्कोलॉजी के लिए आयुष्मान कार्ड यूज होता है, सभी हॉस्पिटल जितना यहाँ पर करीब सभी जगह आयुष्मान कार्ड का यूज होता है, लेकिन मेदांता में यूज नहीं होता है। यानी कि मेदांता खाली स्पेसिफिक ऑन्कोलॉजी के लिए है या सभी रोग के लिए है? गरीब लोग तड़प रहे महोदय, वहां गए थे 20-25 आदमी घेर लिया, हमको मालूम हुआ कि हाँ नहीं 1 रुपया में मेदांता हॉस्पिटल बिहार सरकार ने दिया है, जिसके ऊपर तो माननीय मंत्री आपके आसन के द्वारा माननीय मंत्री से महोदय कहूंगा उसको कब तक चालू कराएंगे? महोदय, मेदांता जयप्रभा मेदांता अस्पताल पटना जो लीज पे मेदांता को दिया गया है उसका नाम जयप्रभा मेदांता अस्पताल है। उस अस्पताल के साथ जब इकरारनामा हुआ बिहार की सरकार का, तो उस इकरारनामा में स्पष्ट प्रावधान है कि अस्पताल के अंदर जो 1/4 सैया होगी वो सैया राज्य के अस्पतालों के द्वारा रेफर्ड पेशेंट के लिए वहां ट्रीटमेंट उसका होगा। आज अभी 400 बेड का वो अस्पताल काम कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि अगले महीने में वो अस्पताल 500 बेड का हो जाएगा। तो आज 400 बेड में 100 बेड गरीब लोगों के लिए आरक्षित है, और जो हमारे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से पेशेंट रेफर होते हैं, चूंकि ये सुपर स्पेशलिटी का अस्पताल है और सुपर स्पेशलिटी के लिए जो डिपार्टमेंट है यहाँ पे, उन विभागों में मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से रेफर्ड पेशेंट आते हैं। राज्य के 10 सदर अस्पताल जहां मेडिकल कॉलेज नहीं है, उन 10 सदर अस्पतालों को भी सूचीबद्ध किया गया है, वहां से जो रेफर्ड पेशेंट आता है उनका इलाज होता है। और मैं माननीय सदस्य को कहूंगा कि आप मेरे साथ आज ही मेदांता चलिए, मैं आपको वहां पे दिखाता हूं कि किस प्रकार से बिहार के गरीब व्यक्ति का मुफ्त में ट्रीटमेंट हो रहा है। महोदय, समझना पड़ेगा, ये दोनों योजना अलग अलग है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अलग है, आयुष्मान कार्ड योजना अलग है, और बिहार सरकार से इकरारनामा के अनुसार जो जयप्रभा मेदांता अस्पताल को 1/4 बेडों पे मुफ्त इलाज करना है, वो इकरारनामा अलग है। और दोनों के प्रावधान जो हैं, उन प्रावधानों के तहत उपचार वहां किया जाता है। महोदय, मुझे लगता है माननीय सदस्यों को ऐसा लगता है कि बिहार की सरकार ने जमीन दिया है तो सभी योजनाएं एक ही प्रावधान के अनुसार चलेंगी, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार की योजना है, और बिहार में भी मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत हम लोग वैसे ही सुविधा उन लोगों को भी देते हैं जिनको हम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की सुविधा देते हैं। तो उसके जो प्रावधान है, उन प्रावधानों के तहत वैसे सूचीबद्ध अस्पतालों में ट्रीटमेंट किया जाता है। और बिहार के गरीब लोगों के लिए जो जयप्रभा मेदांता अस्पताल में 1/4 बेड का प्रावधान है, उसका ट्रीटमेंट उसके प्रावधान के अनुसार किया जाता है। हो गया। अब महोदय, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा आठना। बताइए, आयुष्मान कार्ड प्रधानमंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, अगर मेदांता जैसा हॉस्पिटल में आयुष्मान, तो मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि पूरे बीमारी का आयुष्मान कार्ड का मेदांता में कब तक हो जाएगा? मैं माननीय मंत्री से मांग करता हूं। देखिए, अस्पताल, किसी भी अस्पताल प्रबंधन को ये दबाव नहीं दिया जा सकता कि आपके यहाँ क्या क्या सुपर स्पेशलिटी होगा। मैंने बताया कि वहां पे रेडिएशन ऑन्कोलॉजी और कार्डियोथोरेसिक वास्कुलर सर्जरी, ये 2 सुपर स्पेशलिटी का ट्रीटमेंट वहां पे हो रहा है, और इसकी स्वीकृति अभी पिछले ही वर्ष महोदय अक्टूबर के महीने में दी गई है। पिछले 5 महीने के अंदर इस मद में 73 लाख रुपए का भुगतान भी किया गया है महोदय। तो ये तो गरीबों का ही इलाज हो रहा है, उसी योजना के तहत इलाज हो रहा है। और भारत की सरकार ने जो लगभग 1800 प्रकार की बीमारियों का प्रावधान किया है, और उसके लिए जो मार्गदर्शन, जो दिशा निर्देश तय किया है, उसकी अवहेलना हम नहीं कर सकते। ठीक है, सदन की कार्रवाई 2 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित की